चूंकि वो डार्क हार्ट के रेड सेक्शन का बॉस था, इसलिए उसके ताल्लुकात सबसे थे। यस, स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स हेडक्वार्टर। राब्ता होते ही दूसरी तरफ से आवाज सुनाई थी, कर्नल हार्ट से बात कराओ, मैं डार्क हार्ट के रेड सेक्शन का इंचार्ज बार्टन बोल रहा हूँ। बार्टन ने कहा, होल्ड ऑन करें। दूसरी तरफ से कहा गया, कर्नल हार्च बोल रहा हूँ। चंद लम्हों बाद दूसरी तरफ से एक भारी सी आवाज सुनाई दी, बार्टन बोल रहा हूँ जनाब, कर्नल रिचर्डसन ने आपको ब्रीफ किया होगा। बार्टन ने कहा, हाँ, और मैंने उसकी बात सुनते ही मैकपॉल के क्लब के मुहासरे के लिए स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स का एक दस्ता भिजवा दिया है ताकि वहां से कोई निकल ना सके। कर्नल हार्च ने कहा, ओ, ये आपने क्या कर दिया है जनाब, आपको वहां दस्ता नहीं भेजना चाहिए था। स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स का दस्ता बहुवर्ती होता है। जैसे ही वहां आपका स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स का दस्ता पहुंचेगा, मैकपॉल होशियार हो जाएगा। बार्टन ने होंठ चबाते हुए कहा, हो जाए होशियार, उससे क्या फर्क पड़ता है, बहरहाल वहां से वो किसी को बाहर तो नहीं निकाल सकेगा। कर्नल हार्च ने जवाब दिया, आप ऐसा करें कि फौरन वहां पहुंच जाए, मैं भी वहां पहुंच रहा हूं। बार्टन ने कहा, ठीक है, जैसे तुम कहो, क्योंकि कर्नल रिचर्डसन ने कहा है कि मैंने तुमसे मुकम्मल ताउन करना है, इसलिए इस मिशन के कमांडर तुम होगे। कर्नल हार्च ने जवाब दिया। उसके लहजे में हल्का सा तंज था। ये एक्रीमिया की सलामती और मुस्तकबिल का मसला है कर्नल हार्च, फौरन पहुंचे, मैं भी पहुंच रहा हूँ। बार्टन ने कहा और उसके साथ ही उसने रिसीवर रखा और फिर उठकर तेज तेज कदम उठाता हुआ बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गया। थोड़ी देर बाद उसकी कार ग्रीन एवेन्यू की तरफ बढ़ी चली जा रही थी, जहां मैकपॉल का क्लब था। वो साइड सीट पर बैठा हुआ था, जबकि उगबी सीट पर उसके 3 साथी मौजूद थे। तकरीबन 20 मिनट बाद कार एक खूबसूरत इमारत के गेट पर पहुंच गई। यहाँ स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स के कमांडर कर्नल हार्च की कार भी मौजूद थी और स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स के आदमियों ने उस इमारत को इस अंदाज में घेरे में ले रखा था जैसे वो उस पर हमला करने वाले हो। बार्टन कार से उतरा तो ये हालत देखकर उसका चेहरा बिगड़ गया। स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स ने इस तरह घेरा डालकर जाहिर है मैकपॉल जैसे जहां दीदा आदमी को चौंका दिया होगा और अब यहाँ से इमरान की बरामदगी मुश्किल हो जाएगी। लेकिन वो जाहिर है अब खुद तो कोई सरकारी हैसियत न रखता था और बगैर सरकारी हैसियत के वो मैकपॉल जैसे इंतहाई बाहैसियत आदमी के क्लब पर छापा न मार सकता था। बार्टन के साथी भी कार से नीचे उतर आए थे। कर्नल हार्च कहाँ है? बार्टन ने स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स के एक ऑफिसर से पूछा। कमांडर साहब अंदर गए हैं, ऑफिसर ने जवाब दिया। तो बार्टन अपने साथियों को अपने पीछे आने का इशारा करके अंदर दाखिल हो गया। उसे मैकपॉल के दफ्तर का इल्म था, चुनांचे वो सीधा उस दफ्तर की तरफ बढ़ता चला गया। तुम सब यहीं रुको, ध्यान रखना तुम्हें यहाँ के तहखानों की मुकम्मल तलाशी लेनी होगी। ये भी हो सकता है कि इन तहखानों से खुफिया रास्ते निकलते हैं। तुमने उन रास्तों को भी तलाश करना है, क्योंकि मैकपॉल इंतहाई अहम शख्सियात को पनाह देने में मशहूर है, इसलिए लाजमन उसने यहाँ ऐसे बंदोबस्त कर रखे होंगे। बार्टन ने कहा तो उसके साथियों ने असबात में सर हिला दिए और बार्टन दफ्तर का दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुआ तो ऑफिस में मैकपॉल के साथ कर्नल हार्च भी मौजूद था और वो दोनों शराब पीने में मसरूफ थे। आओ आओ बार्टन, तुम्हारा ही इंतजार हो रहा था। मैकपॉल ने उठकर मुसाफे के लिए हाथ बढ़ाते हुए मुस्कुराकर कहा, शुक्रिया। बार्टन ने इंतहाई संजीदा लहजे में कहा और कुर्सी पर बैठ गया। लो शराब पियो, मैकपॉल ने असबात में सर हिलाते हुए कहा और मेज पर रखे हुए खाली जाम को सुर्ख रंग की तेज शराब से भरना शुरू कर दिया। सॉरी जनाब, मैं काम के वक्त शराब नहीं पीता, फिर कभी सही, आपका शुक्रिया, बार्टन ने कहा तो मैकपॉल ने हाथ रोककर बोतल वापस मेज पर रख दी। ओह ठीक है, अच्छा उसूल है, तो बताओ मैं क्या खिदमत कर सकता हूँ? मैकपॉल ने कहा, आपके क्लब की पार्किंग में इस वक्त भी एक कार मौजूद है। उस कार पर एक पाकिस्तानी एजेंट अली इमरान यहाँ आया है, जिसका मतलब है कि वो अभी तक यहीं इसी क्लब में मौजूद है। वो डार्क हार्ट का मुजरिम है, इसलिए डार्क हार्ट के रेड सेक्शन के इंचार्ज होने के नाते मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि आप उसे हमारे हवाले कर दे। स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स के कर्नल हार्च को कर्नल रिचर्ड साहब ने इसीलिए भेजा है। बार्टन ने इंतहाई संजीदा लहजे में कहा, पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस का एजेंट अली इमरान? ओ, तो वो अली इमरान था। मैं तो समझा था कि वो कोई आम सा आदमी है, वरना तो मैं उसका खास तौर पर ख्याल रखता। मैकपॉल ने चौंक कर कहा। वो अब कहाँ है? बार्टन ने होठ चबाते हुए कहा, क्योंकि वो मैकपॉल के बात करने के अंदाज से ही समझ गया था कि मैकपॉल इमरान को आसानी से उनके हवाले ना करेगा। आप उस सियाह रंग की कार की बात कर रहे हैं जो जदीद मॉडल की बीडी कार है? मैकपॉल ने उसकी बात नजरअंदाज करते हुए कहा। जी हाँ, बार्टन ने जवाब दिया।
उस कार में वाकई एक आदमी आया था, लेकिन वो तो खुद को प्रिंस ऑफ ढम कह रहा था, मैकपॉल ने कहा, और फिर उसने इमरान से मुलाकात की सारी तफसील बता दी। मुझे बाद में चला कि वो पार्किंग से दूसरी सिया रंग की कार लेकर गया है, तो मुझे बेहद हैरानी हुई, लेकिन वो जो कार ले गया है उसके बदले वो अपनी कीमती कार छोड़ गया था। इसलिए मैंने उसका दोबारा पता लगाने की कोशिश ना की थी कि वो खुद अपनी कार लेने वापस आ जाएगा। मैकपॉल ने जवाब दिया। उस कार की क्या तफसीलात हैं? बार्टन ने पूछा। मैकपॉल ने तफसीलात और रजिस्ट्रेशन नंबर बता दिया। आपका मतलब है कि इस वक्त इमरान यहाँ मौजूद नहीं है? बार्टन ने होंठ काटते हुए कहा। हाँ, बिल्कुल नहीं है। आप चाहे तो बेशक यहाँ की तलाशी ले, मुझे कोई एतराज नहीं है, मैकपॉल ने फराग दिलाना अंदाज में जवाब देते हुए कहा। शुक्रिया, मैं अपने आदमियों को तलाशी का कह दूं। मुझे उम्मीद है कि आपके आदमी पूरा पूरा ताउन करेंगे, बार्टन ने कहा। तो क्या तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं है? इस बार मैकपॉल का लहजा कदरे तल्ख था। सॉरी मिस्टर मैकपॉल, आपको नाराज होने की जरूरत नहीं। मुझे मालूम है कि आप किस हैसियत के मालिक हैं, लेकिन ये मामला इंतहाई आला तरीन सतह का है। अगर इमरान को जल्द से जल्द हमने अपनी गिरफ्त में न लिया तो एक्रिमिया को ऐसा नुकसान पहुंचेगा कि जिसका इजाला शायद सदियों तक न हो सके। इसलिए मेरी मजबूरी है। रियली सॉरी, बार्टन ने कहा। ओह ठीक है, ऐसी बात है तो तुम अपनी तसल्ली कर सकते हो, मैकपॉल ने कहा, और इंटरकॉम का रिसीवर उठाकर उसने नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। यस बॉस, दूसरी तरफ से एक मौतबाना आवाज सुनाई दी। कॉलबोर्ड को भेजो मेरे ऑफिस में, मैकपॉल ने तहकुमाना लहजे में कहा और रिसीवर रख दिया। थोड़ी देर बाद दरवाजा खुला और एक नौजवान अंदर दाखिल हुआ। यस बॉस, आने वाले ने मौतबाना लहजे में कहा। इन्हें तो तुम जानते ही होगे, ये डार्क हार्ट के रेड सेक्शन के इंचार्ज मिस्टर बार्टन हैं। इनके आदमी यहाँ की तलाशी लेना चाहते हैं। तुम उनके आदमियों से पूरा पूरा ताउन करोगे। जैक्सन, जैसा मैंने कहा है, हमें यहाँ की तलाशी लेनी है। ये मैकमॉल का आदमी है कॉलबर्ट, ये तुम्हारे साथ ताउन करेगा, बार्टन ने कहा। यस बॉस, जैक्सन ने कहा, और बार्टन वापस मुड़कर ऑफिस में आ गया। कर्नल हार्च खामोश बैठा, चुस्कियां ले लेकर शराब पीने में मसरूफ था, जैसे वो आया ही इसी काम के लिए हो। क्या मैं आपका फोन इस्तेमाल कर सकता हूँ? बार्टन ने मैकपॉल से कहा। हाँ, क्यों नहीं, मैकपॉल ने कहा और फोन आगे कर दिया। बार्टन ने रिसीवर उठाया और नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। यस, राब्ता होते ही एक निस्वानी आवाज सुनाई थी। बार्टन बोल रहा हूँ, जैक से बात कराओ, बार्टन ने तहकुमाना लहजे में कहा। हेलो बॉस, मैं जैक बोल रहा हूँ। चंद लम्हों बाद दूसरी तरफ से एक मर्दाना आवाज सुनाई थी। लहजा मौतबाना था। जैक, एक BMW कार की तफसीलात और रजिस्ट्रेशन नंबर नोट करो, बार्टन ने कहा, और फिर उसने उस सियाह कार की वो सारी तफसीलात बता दी जिसके बारे में मैकपॉल ने उसे बताया था कि प्रिंस ऑफ डंप ले गया था। ये कार मैकपॉल के क्लब से इमरान ले गया है। उस कार को हर सूरत में तलाश करना है, बार्टन ने कहा। यस बॉस, दूसरी तरफ से कहा गया। जैसे इस कार के बारे में कोई क्लू मिले मुझे ट्रांसमीटर पर इत्तला देना, बार्टन ने कहा। ओके बॉस, दूसरी तरफ से कहा गया, और बार्टन ने रिसीवर रख दिया। फिर तकरीबन 1 घंटे बाद दरवाजा खुला और बार्टन का साथी जैक्सन अंदर दाखिल हुआ तो बार्टन ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। इमरान यहाँ मौजूद नहीं है बॉस, मैंने मुकम्मल और तफसीली तलाशी ली है, जैक्सन ने कहा। ठीक है, तुम बाहर रुको, मैं आ रहा हूँ, बार्टन ने कहा, और जैक्सन सर हिलाता हुआ बाहर चला गया। आपका शुक्रिया, आपने वाकई ताउन किया है। मैं कर्नल रिचर्डसन साहब को खुसूसी तौर पर इस ताउन की रिपोर्ट करूंगा, बार्टन ने उठते हुए कहा। उन्हें भी मालूम है और तुम्हें भी मालूम है कि मैं उसूल पसंद आदमी हूँ। बहरहाल तुम्हारा शुक्रिया कि तुमने मुझसे मुहासिब अंदाज में बात की है, मैकपॉल ने मुस्कुराते हुए कहा। मेरा ख्याल है कि अब स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स की यहाँ जरूरत नहीं है, अब मुझे भी इजाजत, कर्नल हार्च ने उठते हुए कहा। और फिर दोनों ही मैकपॉल से मुसाफा करके ऑफिस से बाहर आ गए। शुक्रिया कर्नल हार्च, बार्टन ने बाहर आते हुए कहा। अब मुझे इजाजत, कर्नल हार्च ने कहा, और बार्टन ने इस बात में सर हिला दिया। और फिर बार्टन से मुसाफा करके वो अपनी खुसूसी कार में बैठ गया और उसकी कार तेजी से मुड़ी और आगे बढ़ गई। उसके साथ ही स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स के आदमी भी अपने अपनी कारों की तरफ बढ़ गए, क्योंकि कार में बैठने से पहले कर्नल हार्च ने उन्हें वापसी का मखसूस इशारा कर दिया था। बार्टन अपने साथियों समेत कार में बैठ गया। उसके साथ ही उसने ड्राइविंग सीट पर मौजूद जैक्सन को वापस हेडक्वार्टर चलने के लिए कहा, और जैक्सन ने इस बात में सर हिलाते हुए कार आगे बढ़ा दी।
अभी वह हेडक्वार्टर के रास्ते में ही थे कि उसकी जेब में मौजूद ट्रांसमीटर से सीटी की आवाज निकलने लगी। कार साइड में करके रोक दो जैक्सन, बार्टन ने जेब में हाथ डालते हुए कहा, और जैक्सन ने इस बात में सर हिला दिया। बार्टन ने जेब से ट्रांसमीटर निकाला और उसका बटन प्रेस कर दिया। हेलो हेलो, जैक कॉलिंग, ओवर। बटन दबते ही ट्रांसमीटर से जैक की आवाज सुनाई दी। कार इस दौरान साइड पर रुक चुकी थी। यस, बार्टन अटेंडिंग यू, ओवर, बार्टन ने कहा। बॉस, उस BMW कार को नवाई इलाके ओटियो की तरफ जाते हुए देखा गया है। उसके बाद उसका पता नहीं चला, लेकिन आप जानते हैं कि ओटियो की तरफ तमाम इलाका लॉर्ड हेडसन का है, इसलिए हो सकता है कि इमरान लॉर्ड हेडसन के पास गया हो, क्योंकि लॉर्ड हेडसन मशहूर बहरी स्मगलर है, ओवर, जैक ने कहा। ओ, बिल्कुल ऐसा ही होगा, तुम्हारा ख्याल दुरुस्त है। तुम अपने आदमियों को कह दो कि वो लॉर्ड हेडसन के इलाके में भी BMW कार को तलाश करे। ये भी हो सकता है कि ये इमरान आगे निकल गया हो। मैं हेडक्वार्टर आ रहा हूँ और उसका बंदोबस्त करता हूँ, ओवर, बार्टन ने कहा। यस बॉस, ओवर, दूसरी तरफ से कहा गया और बार्टन ने ओवर एंड ऑल कहकर ट्रांसमीटर ऑफ कर दिया। बॉस, लॉर्ड हेडसन के हेडक्वार्टर पर छापा ना मारा जाए, इसकी तो कोई सरकारी हैसियत नहीं है, जैक्सन ने कहा। लॉर्ड हेडसन के हेडक्वार्टर पर छापा मारने के लिए हमें बाकायदा इंतजाम करने पड़ेंगे, क्योंकि वो बहुत मजबूत पार्टी है, बार्टन ने कहा। लेकिन इमरान का लॉर्ड हेडसन के पास जाने का क्या मकसद हो सकता है, जैक्सन ने कहा। ऐसे लोग दौलत के लिए किसी का भी साथ दे सकते हैं। यहाँ इमरान और उसके साथियों को रिहाइश और दीगर सहूलियात के लिए जाहिर है ऐसी ही किसी पार्टी की जरूरत हो सकती है जो उन्हें मुआवजे के बदले हर किस्म की सहूलियात मुहैया कर सके, और लॉर्ड हेडसन ऐसे मामलात का ही माहिर है, बार्टन ने कहा। बॉस, लॉर्ड हेडसन का एक खास आदमी मेरा दोस्त है और वो इस वक्त जुबे के सिंडिकेट के शिकंजे में बुरी तरह फंसा हुआ है। अगर उसे कुछ रकम दे दी जाए तो वो हमसे पूरा ताउन करने पर रजामंद हो जाएगा। उगबी सीट पर बैठे हुए बार्टन के एक साथी ने कहा। कहाँ काम करता है वो हॉर्सन, बार्टन ने पीछे की तरफ मुड़ते हुए चौंक कर पूछा। उसके हेडक्वार्टर में ट्रांसमीटर और फोन का इंचार्ज है, उगबी सीट पर बैठे हुए बार्टन के साथी हॉर्सन ने कहा। ओ, उससे बात हो सकती है, रकम की फिक्र मत करो, बार्टन ने कहा। मैं अभी आपके सामने बात करता हूँ, हॉर्सन ने जवाब दिया और बार्टन ने इस बात में सर हिला दिया। हेडक्वार्टर में पहुंचकर बार्टन हॉर्सन को साथ लिए अपने ऑफिस में ले आया। करो उसे फोन, लेकिन ख्याल रखना कि बात लीक आउट ना हो, बार्टन ने कहा। नहीं होगी बॉस, हॉर्सन ने जवाब दिया और फिर फोन का रिसीवर उठाकर उसने फोन पेज के नीचे लगा हुआ बटन प्रेस कर दिया। लाउडर का बटन भी प्रेस कर दो, बार्टन ने मेज के पीछे अपनी मखसूस कुर्सी पर बैठते हुए कहा। तो हॉर्सन ने इस बात में सर हिलाते हुए लाउडर का बटन भी प्रेस कर दिया और फिर तेजी से नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। बार्टन खामोश बैठा हुआ था। चंद लम्हों तक घंटी बजती रही, फिर दूसरी तरफ से रिसीवर उठाया गया। यस, एक निस्वानी आवाज सुनाई दी। मैं हॉर्सन बोल रहा हूँ, जोगालिया क्लब से। हावर्ड से बात कराओ, मैं उसका दोस्त हूँ और मुझे उससे जरूरी बात करनी है, हॉर्सन ने कहा। होल्ड ऑन करें, दूसरी तरफ से कहा गया। हेलो, हावर्ड बोल रहा हूँ हॉर्सन, खैरियत, कैसे यहाँ कॉल की है। चंद लम्हों बाद एक मर्दाना आवाज सुनाई दी। उसके लहजे में हैरत की झलकियां नुमाया थी। क्या ये फोन महफूज है? मैंने इंतहाई अहम बात करनी है, तुम्हारे फायदे की बात है, हॉर्सन ने कहा। ओ, एक मिनट, दूसरी तरफ से कहा गया। हेलो हॉर्सन, अब खुलकर बात करो, दूसरी तरफ से कहा गया। क्या फोन पूरी तरह महफूज है? हॉर्सन ने कहा। हाँ, बिल्कुल महफूज है। तुम्हें मालूम तो है कि मैं खुद इंचार्ज हूँ, लेकिन मसला क्या है, तुम इस कदर पुरअसरार क्यों बन रहे हो? दूसरी तरफ से कहा गया। सुनो हावर्ड, मुझे मालूम है कि तुम इस वक्त क्रॉस वन सिंडिकेट के चुंगल में फंसे हुए हो और तुम इस सिंडिकेट के मकरूज हो और उसका बॉस क्रॉक तुम्हें जान से मारने की धमकियां दे रहा है और इस सिलसिले में तुम पर मुतअद्दिद हमले भी कराए जा चुके हैं। जब तक तुम क्रॉक को उसका कर्ज वापस नहीं करोगे, उस वक्त तक वो तुम्हारे सर पर मौत बनकर मंडलाता रहेगा। तुमने मुझसे मदद की दरख्वास्त की थी और $2 लाख मांगे थे। तुम चूंकि मेरे बेहतरीन दोस्त हो, इसलिए मैंने तुम्हारी जान बचाने के लिए $2 लाख का बंदोबस्त कर लिया है। मैं जानता हूँ वो लोग किस कदर जालिम हैं, वो किसी की मजबूरियां नहीं देखते, हॉर्सन ने कहा। ओ मगर कैसे? इतनी भारी रकम का तुमने कैसे बंदोबस्त किया है? हॉवर्ड ने चौंक कर कहा। तुम्हें तो मालूम है कि मैं बार्टन ग्रुप में हूँ, हॉर्सन ने कहा। हाँ मगर,
हॉवर्ड ने और ज्यादा हैरान होते हुए कहा, सुनो हॉवर्ड, हमारी इत्तला के मुताबिक पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस और उनका लीडर इमरान तुम्हारे बॉस के हेडक्वार्टर आए हैं। इस सिलसिले में अगर तुम दुरुस्त मालूमात मुहैया कर दो तो तुम्हें तुम्हारी मतलूबा रकम भी मिल जाएगी और किसी को इस बारे में इल्म भी ना होगा। हॉर्सन ने कहा, इमरान, पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस, क्या कह रहे हो? यहाँ तो ऐसे कोई लोग नहीं आए। दूसरी तरफ से हॉवर्ड ने हैरत भरे लहजे में कहा, बॉस बार्टन से बात करो। हॉर्सन ने रिसीवर बार्टन की तरफ बढ़ाते हुए कहा, क्योंकि बार्टन ने उसे रिसीवर देने का इशारा किया था। हेलो हॉवर्ड, मैं बार्टन बोल रहा हूँ। हॉर्सन ने जो कुछ कहा है वो दुरुस्त है। तुम्हारा नाम कभी और किसी भी तरह सामने नहीं आएगा और तुम्हें रकम भी मिल जाएगी। मैकपॉल के क्लब से उसकी BMW कार लेकर इमरान तुम्हारे बॉस के पास ही गया होगा। बार्टन ने कहा, हो सकता है जनाब कि वो बॉस के खुसूसी ऑफिस गए हों, यहाँ हेडक्वार्टर नहीं आए। हॉवर्ड ने जवाब देते हुए कहा, क्या तुम वहां से मालूम नहीं कर सकते? बार्टन ने कहा, कर सकता हूँ, लेकिन हॉवर्ड ने हिचकिचाते हुए कहा तो है कि तुम्हारा नाम सामने नहीं आएगा और हमें सिर्फ मालूमात चाहिए और बस। बार्टन ने कहा, ठीक है, आप 10 मिनट बाद दोबारा कॉल करें, मैं मालूम करता हूँ कि क्या सूरत हाल है। दूसरी तरफ से कहा गया और उसके साथ ही राब्ता खत्म हो गया तो बार्टन ने रिसीवर रख दिया। फिर 10 मिनट बाद बार्टन ने हॉर्सन को इशारा किया तो हॉर्सन ने रिसीवर उठाया और नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। जब हॉवर्ड लाइन पर आ गया और उसने हॉर्सन के कहने पर फोन महफूज होने का बता दिया तो हॉर्सन ने रिसीवर बार्टन की तरफ बढ़ा दिया। हेलो हॉवर्ड, क्या पता चला? बार्टन ने कहा, क्या आप वादा करते हैं कि $2 लाख भी देंगे और मेरा नाम भी सामने नहीं आएगा? हॉवर्ड ने कहा, 2 लाख की बजाय $3 लाख दूंगा और वादा मैं पहले ही कर चुका हूँ और मेरी आदत है कि अपना वादा हर हालत में निभाता हूँ। बार्टन ने कहा, बॉस के स्पेशल पॉइंट पर एक औरत और 4 एग्रीमी आए हैं और वो सब वहाँ मौजूद है। हॉवर्ड ने जवाब दिया, कहाँ है ये स्पेशल पॉइंट? बार्टन ने पूछा तो हॉवर्ड ने तफसील बता दी। वहाँ किस किस्म के हिफाजती इंतजामात हैं? बार्टन ने पूछा, मुझे तफसील का इल्म नहीं है, वैसे कहा जाता है कि वहाँ इंतहाई सख्त हिफाजती इंतजामात किए गए हैं। हॉवर्ड ने जवाब दिया, क्या तुम ऐसे इंतजामात कर सकते हो कि हम वहाँ से उन सबको खामोशी के साथ निकल कर ले जाएं और वहाँ किसी को पता भी ना चल सके? बार्टन ने कहा, नहीं जनाब, अगर वह हेडक्वार्टर में होते तो मैं इंतजामात कर लेता। स्पेशल पॉइंट पर तो मैं जा भी नहीं सकता। ये बात भी मैंने वहाँ के एक आदमी से बड़े तरीके से मालूम की है। हॉवर्ड ने जवाब दिया, क्या तुम उस आदमी से बात करके हमारे लिए कुछ कर सकते हो? बार्टन ने कहा, नहीं, बॉस उनके पुराने दोस्त हैं और उनसे जाहिर है किसी सूरत भी कुछ मालूम नहीं हो सकता और बॉस को अगर मामूली सा भी शक पड़ गया तो फिर मैं अपने बच्चों समेत हलाक कर दिया जाऊंगा। वो इन मामलात में इंतहाई सफाक तरीन आदमी है। मैं तो शायद इतनी बात भी मालूम करने का रिस्क ना लेता, लेकिन मुझे रकम की अशद जरूरत है, इसलिए मजबूर था। हॉवर्ड ने कहा, ओके, तुम अपनी रकम हॉर्सन से वसूल कर लेना। बार्टन ने कहा और रिसीवर रख दिया। ऑफिस से $3 लाख लेकर उसे दे देना, ये शख्स फिर भी काम आ सकता है। बार्टन ने हॉर्सन से कहा तो हॉर्सन उठ खड़ा हुआ। यस बॉस, हॉर्सन ने कहा और सलाम करके मुड़ा और ऑफिस से बाहर निकल गया। बार्टन ने रिसीवर उठाया और एक बार फिर नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। रॉफ्ट क्लब। राब्ता होते ही एक मर्दाना आवाज सुनाई दी। बार्टन बोल रहा हूँ, रॉफ्ट से बात कराओ। बार्टन ने कहा, यस सर। दूसरी तरफ से कहा गया, हेलो रॉफ्ट बोल रहा हूँ। चंद लम्हों बाद एक भारी सी आवाज सुनाई दी। बार्टन बोल रहा हूँ रॉफ्ट। बार्टन ने कहा, ओ तुम, खैरियत, कैसे आज फोन किया है? इस बार दूसरी तरफ से बोलने वाले का लहजा बेतकल्लुफाना हो गया था। रॉफ्ट, तुम्हारे दोस्त लॉर्ड हेडसन के खिलाफ एक एक्शन लेना है। बार्टन ने कहा, लॉर्ड हेडसन के खिलाफ? वो क्यों? तुम्हारा उससे क्या ताल्लुक पैदा हो गया है? रॉफ्ट ने हैरान होते हुए कहा और बार्टन ने उसे इमरान और पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के बारे में बताना शुरू कर दिया। लॉर्ड हेडसन इस वक्त एक्रीमिया के मफादात के खिलाफ काम कर रहा है। अगर मैं आला हुकाम को बता दूं तो मेरा ख्याल है कि हुकूमत उसके खिलाफ बराह रास्त इकदाम करने से भी ना हिचकिचाएगी और तुम समझते हो कि ऐसी सूरत में लॉर्ड हेडसन का क्या होगा? वो खुद भी मारा जाएगा और उसका पूरा सिंडिकेट भी तबाह व बर्बाद होकर रह जाएगा। बार्टन ने कहा, जो कुछ तुमने कहा है ऐसी सूरत में तो वाकई ऐसा हो सकता है, लेकिन तुम क्या चाहते हो? रॉफ्ट ने कहा, अगर तुम्हारा दोस्त खामोशी से इमरान और उसके साथियों को हमारे हवाले कर दे तो उसकी बचत हो सकती है। बार्टन ने कहा,
नहीं, ऐसा मुमकिन नहीं है। वो हद जिद्दी आदमी है, मैं उसे अच्छी तरह जानता हूँ, रॉफ ने जवाब दिया। तो फिर मुझे उसके खिलाफ हरकत में आना पड़ेगा। ऐसी सूरत में तुम कोई गिला नहीं करोगे। मैंने तुम्हें फोन भी इसलिए किया है क्योंकि मुझे मालूम है कि तुमने बाद में शिकायत करनी थी कि मैंने तुमसे बात क्यों नहीं की। बार्टन ने कहा, तुम्हारी बात दुरुस्त है, तुमने अच्छा किया कि मुझसे बात कर ली। अब तुम कहाँ से बात कर रहे हो? रॉफ ने कहा, अपने ऑफिस से। लेकिन तुम क्या करना चाहते हो? बार्टन ने कहा, मैं लॉर्ड हैडसन से बात करता हूँ। हो सकता है कि कोई ऐसी तजवीज सामने आ जाए जिसमें उसके उसूल भी ना टूटे और तुम्हारा काम भी हो जाएगा। रॉफ ने कहा, लेकिन इस तरह वो उन्हें वहां से गायब भी कर सकता है और हम एक बार फिर अंधेरे में रह जाएंगे और ये बात गलत होगी। बार्टन ने कहा, हाँ ऐसा भी हो सकता है, फिर क्या किया जाए? रॉफ ने परेशान होते हुए कहा, काम तो हो जाएगा, बस तुम मुझसे गिला ना करना। बार्टन ने कहा, काम नहीं होगा बार्टन, तुम्हें लॉर्ड हेडसन के बारे में इल्म नहीं है। वहां पूरे एक्रीमिया की फौज भी पहुंच जाए तब भी वो लोग इस तरह वहां से गायब कर दिए जाएंगे कि किसी को इल्म ना हो सकेगा, क्योंकि लॉर्ड हेडसन ऐसे कामों का माहिर है। रॉफ ने जवाब देते हुए कहा, कहाँ गायब कर देगा? जब फौज का हर तरफ घेरा होगा। बार्टन ने कहा, तुम इस बात को छोड़ो, तुम उसे पूरी तरह नहीं जानते, मैं उसे जानता हूँ, मुझे उससे बात करने दो, शायद कोई अच्छा नतीजा निकल आए। रॉफ ने कहा, चलो ठीक है, कर लो बात, लेकिन ख्याल रखना कि उसे मालूम ना हो कि मैंने तुमसे ये बात की है। बार्टन ने कहा, मैं समझता हूँ, मैं हुकूमत की बात करूंगा। रॉफ ने कहा, मैं ऑफिस में ही हूँ, कब तक मुझे रिपोर्ट दोगे? बार्टन ने कहा, ज्यादा से ज्यादा 1 घंटे के अंदर। रॉफ ने जवाब दिया, ओके, मैं इंतजार करूंगा। बार्टन ने कहा और फिर क्रिडल पर हाथ मारकर उसने राब्ता खत्म किया और फिर टोन आने पर उसने तेजी से नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। यस, ऑस्कर बोल रहा हूँ। राब्ता होते ही एक मर्दाना आवाज सुनाई दी। बार्टन बोल रहा हूँ ऑस्कर। बार्टन ने कहा, ओ आप, फरमाइए, क्या हुक्म है? दूसरी तरफ से चौंकर पूछा गया। लॉर्ड हेडसन को तो जानते हो तुम? बार्टन ने कहा, हाँ अच्छी तरह। क्यों, क्या हुआ है? ऑस्कर ने हैरान होकर पूछा। उसके स्पेशल पॉइंट में 5 एक्रीमी मौजूद हैं, उनमें एक औरत और 4 मर्द शामिल हैं। ये एक्रीमी दरअसल पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के लोग हैं। मेरा ग्रुप बेहद छोटा है, इसलिए मैं बराह रास्त उसके स्पेशल पॉइंट पर रेड नहीं कर सकता। इसलिए 2 सूरतें हैं, या तो हमारा ग्रुप वहां रेड करके उन सबको जिंदा या मुर्दा वहां से निकाल लाए, या फिर मैं हुकूमत को इत्तला दे दूं और हुकूमत फौज के जरिए वहां से उस इमरान और उसके साथियों को निकाल ले। लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं खुद उस इमरान को जिंदा या मुर्दा हुकूमत के हवाले करूं, इसलिए मैंने तुम्हें फोन किया है। अगर तुम काम करो तो तुम्हें तुम्हारा मुंह मांगा मुआवजा दिया जा सकता है। बार्टन ने कहा, क्या बराह रास्त रेड करना होगा या जब ये लोग वहां से निकलेंगे तब उन पर रेड किया जाए? ऑस्कर ने पूछा। जो सूरत तुम्हारे लिए ठीक हो, मुझे तो बहरहाल वो सब जिंदा या मुर्दा चाहिए। बार्टन ने कहा, ठीक है, मैं काम ले लेता हूँ। पहले मुझे चेकिंग करनी होगी कि वहाँ क्या इंतजामात हैं। वहाँ का एक आदमी मेरा खास मुखबिर है। इस दौरान मैं निगरानी कराऊंगा और फिर जो सूरत हाल भी होगी वैसा कर लेंगे। लेकिन मुआवजा क्या दोगे? ऑस्कर ने कहा, मुआवजा तुम्हारी मर्जी का, लेकिन काम मेरी मर्जी का और यकीनी। बार्टन ने कहा, ओके, $5 लाख लूंगा। ऑस्कर ने कहा, काम कर लोगे? बार्टन ने होठ चबाते हुए कहा, 100% यकीनी। ऑस्कर ने जवाब दिया, ओके, मंजूर है। निगरानी कराओ, कहीं वो उन्हें वहां से शिफ्ट न कर दे। बार्टन ने कहा, तुम फिक्र न करो, मेरे आदमी बिजली की सी तेजी से हरकत में आते हैं। ऑस्कर ने कहा, मुझे कब रिपोर्ट मिलेगी? बार्टन ने कहा, जैसे ही काम हुआ तुम्हें रिपोर्ट मिल जाएगी। ऑस्कर ने जवाब दिया, ओके, विश यू गुड लक। बार्टन ने कहा और रिसीवर रख दिया। अब उसके चेहरे पर गहरे इत्मीनान के तासुरात नुमाया हो गए थे। उसे यकीन था कि ऑस्कर का बर्क रफ्तार ग्रुप जल्दी इमरान और उसके साथियों तक पहुंच जाएगा और बहुत जल्द या तो इमरान और उसके साथी जिंदा उसके हाथ लग जाएंगे या वो उन सबको लाशों में तब्दील कर देगा। इमरान ने बार्टन का काफी इंतजार किया, लेकिन वो ना आया तो इमरान अपने साथियों को लेकर वहां से रवाना हो गया। वो अपने साथियों को उसी BMW कार में ले जा रहा था जो उसने मैकपॉल के क्लब की पार्किंग से उड़ाई थी। इमरान के जहन में लॉर्ड हेडसन का नाम आया था, जो इस सिलसिले में उसकी मदद कर सकता था। उसके जरिए वो न सिर्फ रिहाइशगाह हासिल कर सकता था, बल्कि उसके जरिए वो ब्लैक हार्ट के हेडक्वार्टर के बारे में भी मालूमात हासिल कर सकता था। लॉर्ड हेडसन का ताल्लुक एक बिग सिंडिकेट से था, जिसका ताल्लुक एक्रीमिया के आला हुकाम से भी था।
उस पर बड़ी बड़ी एजेंसियां भी हाथ डालने से घबराती थी, क्योंकि लॉर्ड हेडसन की सिंडिकेट के पंजे पूरे एक्रीमिया में फैले हुए थे और उसका बराह रास्त राब्ता एक्रीमिया की कई बड़ी एजेंसियों के सरबराहों से था। इसलिए उसे यकीन था कि अगर लॉर्ड हेडसन उसके साथ ताउन करने पर आमादा हो जाए तो उसे ब्लैक हार्ट हेडक्वार्टर की तलाश में वक्त जाय करने के लिए मजीद जूते न खिसाने पड़ेंगे। उसने रास्ते में फोन करके लॉर्ड हेडसन से बात की थी, जिसने उसे बताया था कि वो कॉर्सन में मौजूद नहीं है। अलबत्ता उसने इमरान को अपने एक खास साथी प्राइड का नाम बताया था कि वो उसे फोन कर ले